तो लास्ट क्लास में हमने बात की थी पानी की और उसकी प्रॉपर्टीज की। आज बात करेंगे पानी की प्यूरिफिकेशन की। अब पानी की प्यूरिफिकेशन तो तब करेंगे ना जब उसमें इम्प्योरिटी आएगी, और इम्प्योरिटी आएगी तो कौन सी आएगी और किस फॉर्म में आएगी, पहले उसकी बात कर लेते हैं। ये आपने थोड़ा सा 10th क्लास में देखा हुआ है। तो हम बात कर रहे हैं वाटर की। अब वाटर को हमने दो हिस्सों में बांट दिया है, इम्प्योर वाटर, प्योर वाटर। इम्प्योर वाटर का मतलब क्या है? हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर। अब यहां पर मतलब ये नहीं है कि हार्ड वाटर का मतलब कोई हार्ड चीज होगी, इसमें इसमें हार्डनेस होगी। अब ये हार्डनेस क्या है? हार्डनेस मतलब इम्प्योरिटी। हार्डनेस ऑफ वाटर का मतलब इम्प्योरिटी इन वाटर। पानी में किस चीज की इम्प्योरिटी है ये बताओ, ठीक है? और वो इम्प्योरिटी किस फॉर्म में होती है ये बताओ। तो हार्डनेस को हम समझाते हैं। हार्डनेस का मतलब है सॉल्ट ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम। कैल्शियम के सॉल्ट या मैग्नीशियम के सॉल्ट को हम हार्डनेस कहते हैं। खत्म कहानी? बोलो ठीक है गलत है? अब जरा ध्यान दो। कौन से सॉल्ट है कैल्शियम के? कैल्शियम पे याद रखो +2 का चार्ज होता है। अगर इसका सल्फेट बना तो बनेगा CaSO4। अगर इसका बाइकार्बोनेट बना तो बनेगा CaHCO3 होल ट्वाइस। ठीक है? अच्छा, और क्या बन सकता है भाई? क्लोराइड बना कैल्शियम का, क्लोराइड, तो बनेगा CaCl2। अब मेरी बात सुनेंगे सारे बच्चे। ये क्लोराइड क्या है, ये सल्फेट क्या है? ये दोनों हैं परमानेंट हार्डनेस, और ये है टेम्परेरी हार्डनेस। ठीक है? जैसे कैल्शियम के सॉल्ट है वैसे ही सेम मैग्नीशियम के सॉल्ट है, कोई फर्क नहीं है। बस ये है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम, और ये भी ध्यान रखो कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है उनका जो आयनिक चार्ज है वो भी दोनों का +2 ही है। ठीक है? एक ही ग्रुप के हैं, काफी हद तक इनकी प्रॉपर्टीज मिलती है। देखते हैं। अब देखो सॉल्ट ऑफ मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम के सॉल्ट में आप क्या ध्यान रखोगे? वही आपके दो मैग्नीशियम के सॉल्ट बनेंगे, एक परमानेंट हार्डनेस वाला, एक टेम्परेरी हार्डनेस वाला। ठीक, खत्म कहानी। इसके बाद बारी आती है, आपको ध्यान क्या रखना है, ये जो सॉल्ट हमारे बने हैं अभी, हार्डनेस के सॉल्ट, ठीक है, ये कैसे कैसे? इनमें कैटायन कौन है? कैटायन है कैल्शियम या मैग्नीशियम का आयन। कैटायन कौन है? कैल्शियम या मैग्नीशियम का आयन। और एनायन कौन है? सल्फेट
या क्लोराइड या हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसे हम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। ठीक है, हार्डनेस समझ आई? हार्डनेस का मतलब इम्प्योरिटी, हार्डनेस का मतलब दो ही तरीके के सॉल्ट, कैल्शियम या मैग्नीशियम। ठीक है, ठीक है। अब थोड़ा सा 10th की तरफ जाते हैं, आप बताना ये बात आपने पढ़ी थी कि नहीं। क्या आपने सॉल्ट में सॉल्ट कह रहा हूं, हाँ, एसिड बेस सॉल्ट में ये सॉल्ट पढ़ा था? याद आएगा, देखो, सोप। अब जरा सोप को देखना, नहीं याद आया? अब याद आया? CH3CONA। साबुन, अलग से भी लिखूं, याद आ गया नहीं? तो अगर मैं आपसे कहता हूं सोप क्या है, तो आप कहोगे भैया सोप हमने ये पढ़ा था। कौन सा सोप है बता आफियून? विविल। अब जरा देखो क्या है डिटर्जेंट। जो आपका सोप है ना बेटा, इस सोप के अंदर पहली बात तो एक कैल्शियम सॉरी सोडियम का सॉल्ट है, COOH जो होता है ना, जिसको हमने आपको नाम बताया था कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके H को रिप्लेस कर दिया है Na ने। अब आप ये नहीं कह सकते आपको ऑर्गेनिक नहीं आती, आती है ना। तो आपने ये नाम पढ़ा हुआ है ना, इसका नाम क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मैं क्या इसको ये कह सकता हूँ, इट इज अ सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट ऑफ सोडियम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कोई आपसे पूछे ये जो है बना हुआ, इसमें ये जो जिगजैग चेन है, ये क्या है? कार्बन की चेन। फिर दोबारा देखेंगे, ये क्या है बेटा? कार्बन की चेन। ये क्या है? कार्बोक्सिलेट आयन। और ये क्या है? सोडियम आयन। सोडियम का आयन, कार्बोक्सिलेट का आयन, कार्बन चेन। ठीक है। अब कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको आप जानते नहीं हो। बात ठीक है गलत है? आफियून, कार्बन की चेन के साथ लगा है COOH फंक्शनल ग्रुप, जिसके H को रिप्लेस कर दिया सोडियम ने। अब तुम ये कह सकते हो भैया सोडियम से क्यों रिप्लेस करवा के लाए? जिससे जल्दी से आयनाइज हो जाए, जिससे जल्दी से पानी में आयनाइज हो जाए। वो वाला सोप अच्छा है जो जल्दी पानी में घुले। आप तो साबुन लाए, ठीक है। अब जैसे दिया ने कहा कि सर हम तो वाला साबुन लाए जो घिसता ही नहीं है, बहुत अच्छा चलता है, कई महीनों तक चलता है, ठीक है। फिर उसको इस्तेमाल करा घर वालों ने, खाल घिस गई वो नहीं घिसा, फायदा क्या? कोई फायदा? तो आप कैसा साबुन लाते हो? और आपने देखा होगा कि जो भी होते हैं, जो साबुन होते हैं, उनमें दोनों क्वालिटी होनी चाहिए। जैसे डिश वॉशर वगैरह होते हैं तुम्हारे, वो तो फिर भी थोड़े रिजिड होते हैं, थोड़े से टफ होते हैं। लेकिन जो आपकी ये ब्यूटी सोप वगैरह होते हैं, जो आपके नहाने वाने के लिए चाहिए, वो थोड़े से उनमें कास्टिक कम होना चाहिए, ठीक है। मतलब वो थोड़े ऐसे होने चाहिए जो हार्श नहीं होने चाहिए तुम्हारे ऊपर। तो उसका मतलब क्या, वो थोड़े सॉफ्ट होने चाहिए। सॉफ्ट करने के लिए उनमें हम क्या डालते हैं? KOH। क्या डाल देते हैं? पोटाशियम का हाइड्रोक्साइड, जिससे वो थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं। बात समझ में आई? चलो, वो तो हम बात करेंगे, पहले हम ये देख लें कि ये जो चेन है ये क्या है? कार्बन की चेन। और अब इस सॉल्ट को मैं क्या कह सकता हूँ? अब दो तरीके के होते हैं, 15 कार्बन या 17 कार्बन, स्टीरेट या पल्मोरेट, ठीक है। वो छोड़ दो, अभी आज हम वो नहीं पढ़ रहे हैं, हम ये बस पढ़ रहे हैं कि ये करता क्या है। अब एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहूं कि ये साबुन है, इसे पानी में डालोगे तो ही अपना असर दिखाएगा, यानी कि क्लिनजिंग एक्शन दिखाएगा। अब तो जानते हो गोला क्या है? ये गोला कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये क्या है? सोडियम। जरा इसको पानी में डालना, पानी में डालते ही ये कार्बन की चेन के साथ जुड़ा हुआ
COO माइनस अलग हो जाएगा और सोडियम आयन अलग हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब ये चीज क्या है? ये सोडियम को मारो गोली। ये चीज क्या है? यही है जो साबुन का काम करेगा, मतलब कपड़े साफ करने का। इसका एक हिस्सा कुछ काम करता है, दूसरा हिस्सा कुछ काम करता है। ठीक है, एक हिस्सा तो है जो पानी में घुलना चाहता है और एक पानी से दूर भागता है। हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक, बिल्कुल सही। ये है हाइड्रोफोबिक और ये है हाइड्रोफिलिक। मेरी बात को समझो, एक है हाइड्रोफोबिक, एक है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब समझते हो तुम? हाँ, पानी की तरफ अट्रैक्ट होना, बिल्कुल सही, वाटर लविंग। ठीक है, और ये वाटर हेटिंग। ठीक है, अब आपसे कोई कहे कि ये है आपका पानी, देखना जरा, एक हमने कंटेनर लिया जिसमें भर दिया पानी। ठीक है, ठीक है, ब्लू कलर का भर दिया। वैसे तो कलर नहीं होता पानी का, एक गाने में था बस, इसलिए हमने भर दिया। अब कौन सा एंड है, जिगजैग वाला या गोल वाला जो भागेगा पानी से? इसलिए देखो, जिगजैग वाले सारे पॉइंट ऊपर है और गोल वाला तो नीचे। जिगजैग वाला क्या कह रहा है, मैं पानी से बाहर निकल के चला जाऊंगा। गोल वाला कह रहा है मैं नहीं जाने दूंगा। तो क्या होगा, फंस गए तो, है ना, नहीं जा पाएंगे ना, और जाना तो चाहता है। तो वो कहेगा भाई एक काम करते हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे तो हम एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं, क्योंकि हम पानी में ही पड़े हैं सारे मॉलिक्यूल्स और हमें पानी नहीं चाहिए। तो वो एक पैटर्न बनाते हैं, जरा देखना। ठीक है, थोड़ी सी ड्राइंग गड़बड़ है तो काम चला लेना। अब इस पैटर्न को देखो, ये पैटर्न में जितने भी एंड जिगजैग के, वो सब के सब बीच में देख रहे हैं। कहाँ देख रहे हैं? अच्छा, कोनों को भी मजा आ गया, क्यों? क्योंकि उनको तो पानी मिल गया खूब, वो तो चाहते ही थे पानी, उनको पूरा पानी मिल गया और सारे जिगजैग बीच में आ गए। अरे हद है, सारे जिगजैग बीच में आ गए। और तुम कहोगे सारे जिगजैग बीच में आ गए, इसका मतलब वो एक दूसरे को देख रहे हैं ना, तो वो एक दूसरे में तो घुल सकते हैं, बस वो पानी में नहीं घुल सकते थे। किसमें नहीं घुल सकते थे? तो सबने क्या बना लिया, गोला। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, मिसेल फॉर्मेशन। ठीक है, मिसेल फॉर्मेशन हो गई। अब यहां पर जो भी चीज आएगी पानी को छोड़ के उसे पकड़ लेंगे। पानी को नहीं पकड़ेंगे, पानी को छोड़ के ऑयल आया, डर्ट आई, उसे पकड़ लेंगे। अब समझ में आया ये क्यों ऑयल डर्ट साफ करता है? क्योंकि इसे ऑयल और डर्ट पसंद है, या यूं कहो इसे कोई और मिलता नहीं है। और ये क्यों इस तरीके के गोला बना के खड़े हो गए, इंडियन क्रिकेट टीम के बना ली इन्होंने, क्योंकि ये सबके सब एक गुच्छा इसलिए बना लिया क्योंकि ये पानी से बचना चाहते हैं। ठीक है, यूं समझ लो तुम सब बच्चे हो, ठीक है, और तुम्हें गोला बनाना है, तो गोला बनाओगे तुम एक दूसरे का फेस देखोगे, इस तरीके का गोला बना लिया, तो तुम बाहर वाली दुनिया से कट, वो ये पानी से कट हो गया और एक गुच्छा बनाकर बैठ गया। वो जो गुच्छा बना रखा है इसने, उस गुच्छे के बीच में अगर कोई आया, कौन आया, मैं ब्लैक कलर से दिखाता हूँ, डर्ट या ऑयल, तो ये उसको छोड़ेंगे नहीं, तो उसके साथ रिएक्ट करेंगे। अच्छा, उसी चीज के साथ रिएक्ट करेंगे जिसके साथ ही रिएक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, अब तुम कहोगे भैया डर्ट की तो कोई डेफिनेशन नहीं है। हाँ, डर्ट क्या हो सकती है, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन वो 10th में बताया था तुम्हें, डर्ट ये ऑयल में सॉल्युबल होते हैं। किसमें सॉल्युबल होते हैं? तो ये ऑयल निकाल देते हैं। अच्छा, मैं आपसे कहूं, क्या ये यही साबुन हल्दी का दाग भी निकाल देगा? नहीं। अच्छा, क्या ये साबुन कोई सा भी ऑयल निकाल देगा? अब आप कहोगे हाँ, उसे थोड़ी पता है स्किन का ऑयल है या फिर कपड़े का ऑयल है। जब आप कपड़े धोते हो तो आपके स्किन से भी ऑयल निकाल देता है और आपके हाथ जो होते हैं वो ड्राई हो जाते हैं, है ना? उसे ऑयल से मतलब है? नहीं, उसे इससे मतलब नहीं कौन सा वाला ऑयल है, वो तो बस ऑयल निकालेगा। दूसरा, वो हल्दी का दाग निकालेगा? नहीं। इसका मतलब उनकी फिर प्रोसेसिंग अलग होगी। हाँ, अब जैसे
हर्ष ने कहा कि भैया हमें तो मैं एक साबुन कंपनी में काम करता हूँ, मुझे कुछ ऐसा केमिकल बताओ जो सारे कपड़े सही से साफ करे, ग्रीस का दाग भी निकाले, हल्दी का दाग भी निकाले, फलाना ढिमकाना। ये ग्रीस के दाग निकाल देगा, ग्रीस के साथ भी रिएक्ट करता है, लेकिन वो सारे दाग निकालने के लिए अब इसने क्या करा, उनके अंदर एजेंट ऐड करने चालू कर दिए। तो आज जो तुम डिटर्जेंट यूज करते हो वो कोई प्योर डिटर्जेंट नहीं है, बहुत सारी चीजों का मिक्सचर है। ठीक है, हम जो बेस लेके चलते हैं इनका वो लॉरेल सल्फेट होता है, ठीक है, या लॉरेल अल्कोहल होता है। ठीक है, लॉरेल अल्कोहल या लॉरेल सल्फेट, उनके बेस को ही हम बनाते हैं। कभी सुना होगा बाबा रामदेव कहते हैं भाई इसमें बिल्कुल भी केमिकल नहीं है। ठीक है, तो अब समझ जाओ आपको सी बना रहे, बेस जब तक नहीं होगा तब तक तो साबुन ही नहीं बनेगा। हाँ, उसके ऊपर तुमने इंग्रेडिएंट क्या डाले, होता है ना नीम का साबुन है, नीम नहीं होता उसमें, बाकी सब कुछ होता है। ठीक है, तो वो होता बेसिक तुम्हारा केमिकल साबुन ही, और केमिकल साबुन का फॉर्मूला वही रहेगा, साबुन का थोड़ी फॉर्मूला बदल दोगे तुम। ठीक है, हाँ, अब आप कोई कह नहीं भैया मेरे को ना आप नेचुरल शैम्पू बताओ, कोई नेचुरल साबुन बताओ, तो ऐसा नहीं है, नेचर में ये चीजें पाई जाती। ठीक है, आपको झाग प्रोड्यूस करने वाला या क्लिनजिंग एजेंट चाहिए तो आप यूज करो किसका, ये सेम फॉर्मूला केमिकली कहाँ मिल रहा है, शिकाकाई में। ठीक है, एक केमिकल होता है, मतलब एक वो मतलब पता नहीं क्या होता है, फल होता है, पेड़ होता है, पता नहीं मेरे को, शिकाकाई बोलते हैं उसको। ठीक है, बालों को साफ करने के लिए यूज किया जाता है। आप बोलो उसके अंदर ये एजेंट है, अगर आप उसको पानी में डाल के छोड़ दोगे ना और उसके पानी को ऐसे हाथ से लाओ, खूब सारे झाग आ जाएंगे। इसका मतलब वो यही रिएजेंट रखता है, लेकिन नेचुरल है तो उसके नुकसान कम होंगे। ठीक है, समझ रहे हो बात को? आप ये मत बोला करो केमिकल नहीं है, नेचुरल बोला करो। केमिकल तो सारी चीजें, पानी भी तो केमिकल है, लेकिन मिलता हमें हर्बली है। आगे ये यही चीज है, ये गोल गोल से है ना, सुपारी जैसे, ये शिकाकाई है। इसको पानी में डाल दो और 2-3 दिन बाद इसका पानी देखोगे तो वो झाग वाला होगा और बहुत सोपीन टच होगा, चिकना होगा। ऐसा नहीं है यही एक चीज चिकनी है, बहुत सारी चीज चिकनी होती है, खाने की कई चीज चिकनी होती है। ठीक है, जैसे भिंडी, अब आप कहोगे वो थोड़ी लगाएंगे बालों में, मुझे भी प्रोसेस नहीं पता, जिसको होगा पता होगा वो उससे पूछो। हर्बल चीजें आजकल ये करती हैं कई कंपनियां, ममाज अर्थ वगैरह है ना, हाँ वो सब ये इन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तुम भी कर सकते हो, बड़ी बात नहीं, आगे ध्यान देंगे। और ये चीजें ये कार करो भी, ये नई इंडस्ट्री निकल रही है, फूड इंडस्ट्री। ठीक है, तो इसमें भी घुसो। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री इस वक्त बहुत बूम पकड़ रही है। क्या बोलते हैं उस चीज को, अब कोई आपसे पूछे वाटर जो है, जो 2 तरीके का था अभी, हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर में फर्क क्या है? जो लेदर फॉर्म करे पानी के साथ झाग बनाए वो हार्ड वाटर, जो पानी के साथ झाग ना बनाए वो खत्म। जो पानी के साथ झाग बनाए वो सॉफ्ट वाटर, और जो पानी के साथ झाग ना बनाए वो हार्ड वाटर। सॉरी, उल्टा बोल दिया। जो पानी के साथ झाग बनाए वो सॉफ्ट वाटर, जो पानी के साथ झाग ना बनाए वो हार्ड वाटर। हार्ड वाटर सर कौन जो है? जो सोप के साथ फॉर्म बनाए, फिर उल्टा लिख दिया, देख ये बार बार ऊपर आ रहा है। देखो, जो सोप के साथ फॉर्म बनाए वो है सॉफ्ट वाटर, और जो सोप के साथ फॉर्म या लेदर ना बनाए। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, आपको हार्डनेस समझ आ गई सबको? अब मैं आपसे कह रहा हूं, क्वेश्चन देखो, हार्ड वाटर सोप के साथ फॉर्म क्यों नहीं बनाता? बताओ क्यों नहीं बनाता भाई? मैग्नीशियम और अदर क्योंकि हार्ड उसके वाटर अंदर प्रेजेंट जो सोडियम है की वो हार्डनेस, रिएक्ट कर जाता है टेम्परेचर के साथ। क्या लिख रहा हूं मैं, हार्डनेस सोप के साथ रिएक्ट कर जाती है। अब जरा हार्डनेस देखो, क्या हार्डनेस में कैल्शियम का आयन है? और सोप में ये कार्बन की चेन है R, सोप में
सोडियम का आयन है, सोडियम कैल्शियम को रिप्लेस कर देना, RCOO Ca और Na2SO4। ठीक है, ये था सोप, ये थी हार्डनेस, और ये बन गया आपके सॉल्ट। और अगर सॉल्ट ही बन गए तो झाग कैसे बनेगा? तुमने कहा भैया उसको तो डर्ट और ऑयल के साथ रिएक्ट करना था, वो तो हार्डनेस के साथ ही रिएक्ट कर गया, तो डर्ट ऑयल के साथ रिएक्ट, तो वो अपना क्लींजिंग एक्शन। हाँ, चलो अब हार्डनेस को रिमूव कैसे करें? टेक्निक फॉर रिमूविंग हार्डनेस। अच्छा, मैं हार्डनेस तो तब रिमूव करूंगा ना जब मुझे हार्डनेस पता होगी कौन सी है। हार्डनेस दो तरीके की है। पहली हार्डनेस टेम्परेरी हार्डनेस, टेम्परेरी हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस कहां से रिमूव करूं, कैसे रिमूव करूं, किस चीज से रिमूव करूं? तो टेम्परेरी हार्डनेस जो होती है वो होती है हाइड्रोजन कार्बोनेट, MHCO3। अब मैं बार बार ना दोनों को नहीं लिखूंगा, बस ये बता के छोड़ रहा हूँ, M का मतलब कैल्शियम भी हो सकता है और मैग्नीशियम भी। अब आप अपने आप कर लेना, मतलब ये हाइड्रोजन कार्बोनेट मैग्नीशियम का भी हो सकता है, कैल्शियम का भी हो सकता है, दोनों का हो सकता है। आपने क्या करना है, आपने इसको रिमूव करना है। किससे रिमूव करें भाई इसको? हमने कैल्शियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट को बॉयल कर दिया, तो पहला प्रोसेस है बॉइलिंग। तो मुझे मिला कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बैठ गया, कार्बन डाइऑक्साइड उड़ गया और ये साफ होकर मिल गया। अब आप कहोगे भैया ये चीजें ध्यान कैसे रखें कि हाँ क्या क्या मिलेगा, उसके लिए मैं आपको रिएक्शन खोल के दिखा दूंगा। अच्छा, ये बार बार लिखूं या खुद समझ जाओगे? मैग्नीशियम के लिए यही होगा, ठीक है, वहां मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड। अच्छा, अब जरा ध्यान देना, कैल्शियम का जो ये है, एक इस चीज को समझो, ये क्या है? हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या है ये? हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको तोड़ना, H प्लस HCO3 माइनस, ये क्या है? हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट या खाली बाइकार्बोनेट, जो मर्जी बोल लो। बाइकार्बोनेट में होता क्या है? H आयन और CO3 माइनस आयन, ठीक है, ठीक है, देखो HCO3 माइनस में होता है HO माइनस CO2, CO2 प्लस मत बोलो इसको, ठीक है, HO माइनस और CO2। या आप ये कह सकते हो इसमें होता है एक H प्लस और एक CO3 2 माइनस, तो ये बोल जाता है कार्बोनेट आयन। क्या बन जाता है? और यहां पर ये क्या निकला था इसका? हाइड्रोक्सी आयन। ये सारे आयन मैं क्यों बता रहा हूँ? ये किस किस फॉर्म में टूट सकता है? ऊपर किस फॉर्म में टूटा है? OH आयन और CO2 में। CO2 बाहर कर दिया, OH किसको दे दिया? मैग्नीशियम को। बात सही है गलत है? ये चीजें समझो, और ये बार बार आएगी, कार्बोनेट बहुत टूटता है। अब और कोई तुमसे यूं कहे तो क्या गलत है कि भैया H2O को CO2 मिला होगा तो बन गया होगा H2CO3? बिल्कुल सही, यही होता है, ये मॉइस्चर है। अगर मॉइस्चर में या वेपर्स में, वाटर वेपर हमारे एटमॉस्फेयर में होती है, उसमें अगर कहीं CO2 मिल गई तो ये बन जाएगा, क्या ये एसिड है? हाँ, ये एसिड ड्रेन करने में काम आता है। और दिखा देता हूं मैं आपको, H2O में अगर NO2 मिल गया तो क्या बनेगा? HNO3। ये भी एसिड है, ये भी एसिड ड्रेन करने में काम आता है। SO2 या SO3 मिल गया तो H2SO3, सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फोनिक एसिड, ठीक है। क्या ये सारे एसिड है? हाँ। क्या ये सब एसिड बनते हैं? कब?
जब ये मिलते हैं NO2, SO2, SO3, CO2, ये सब कौन है? ये सारे ऑक्साइड्स कौन है? ये कौन है? ये कौन है? ये है एयर पॉल्यूटेंट। कौन है ये? व्हीकल से निकलते हैं, ठीक है। एयर पॉल्यूशन जो होता है वो आगे जाके एसिड रेन बनाता है, यानी कि वही वाटर पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल बन जाता है। ये बात समझ में आई? ठीक है। अभी मैंने सिर्फ एक ही टेक्निक लगाई थी, बॉइलिंग। और किसके लिए? टेम्परेरी हार्डनेस के लिए। किसके लिए है? दूसरे पे आ जाओ। क्लार्क्स मेथड। अब मैं बताता हूं क्लार्क्स मेथड है क्या। हमें रिएक्शन करानी है क्लार्क्स मेथड के लिए। किसको? इसी MHCO3 को कैल्शियम के हाइड्रोक्साइड के साथ। यही कर रहा है ना? अच्छा, आपने कहा भैया M जो है वो तो कैल्शियम ही है, तो कैल्शियम का कार्बोनेट निकाल देगा। एक ये रहा, 2 कार्बोनेट निकालेगा। कितने कार्बोनेट? और पानी बाहर। अब एक चीज और ध्यान देना, जब भी आपको 2 OH दिखाई दे तो कोशिश करो पानी निकालने की। ऑर्गेनिक में बहुत काम आएगा ये। जब भी आपको 2 OH दिखाई दे, 3 OH दिखाई दे, 2 पानी निकाल दो, ठीक है। हाँ, तो ये बना दिया। कैल्शियम कार्बोनेट बैठ जाएगा। पानी में पानी मिलने से कोई इंप्योरिटी थोड़ी आती है। अब अगर आपका मैग्नीशियम का कार्बोनेट होता तो यहां पर आपको एक तो देखने को मिलता कैल्शियम का कार्बोनेट, एक देखने को मिलता मैग्नीशियम का कार्बोनेट, और एक पानी, ठीक है। इंप्योरिटी साफ करने के लिए जरूरी है कि आपके साथ जो चीज हो वो या तो बैठ जाए या हवा में उड़ जाए, ठीक है। पानी में मिल ही रही तो वो इंप्योरिटी साफ नहीं। डे क्लाइम होता है। अब NCERT पे ध्यान देते हैं बच्चों। अगर मैं आपसे बात करूं परमानेंट हार्डनेस, अगर हम बात करते हैं परमानेंट हार्डनेस की, तो परमानेंट हार्डनेस जो होती है वो हाइड्रोजन कार्बोनेट की नहीं होती या बाइकार्बोनेट की, वो होती है क्लोराइड या सल्फाइड की। क्लोराइड या सल्फाइड। आ जाओ पढ़ते हैं। इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द soluble salt of magnesium and calcium in the form of chlorides and sulfides in water. ट्रीटमेंट विद वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा के साथ अगर आपने इसे ट्रीट कराया तो वॉशिंग सोडा उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा और उसको अलग कर देगा। लेकिन पता तो होना चाहिए वॉशिंग सोडा कौन है। आ जाओ। क्या आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था Na2CO3? 10th क्लास में वॉशिंग सोडा होता है। अब मैं Na2CO3 को रिएक्ट करा दूं मैग्नीशियम के क्लोराइड या कैल्शियम के क्लोराइड, मैग्नीशियम के सल्फेट या कैल्शियम के सल्फेट से, तो बाहर कर देगा उनको। देखो कैसे करेगा। परमानेंट हार्डनेस, पहला बाय वॉशिंग सोडा। अब वॉशिंग सोडा को हम किसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं? मेटल के क्लोराइड के साथ या मेटल के सल्फेट के साथ। तो मेटल का क्लोराइड अगर रिएक्शन करता है वॉशिंग सोडा के साथ, ठीक है, इसके साथ 10 पानी के मॉलिक्यूल भी होते हैं। वैसे तो ये होता है Na2CO3 डॉट 10H2, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, वो पूरा वॉशिंग सोडा होता है। अब ये मेटल कौन है? मैंने बताया था हम मैग्नीशियम या कैल्शियम के लिए सीधा एक M यूज कर रहे हैं, तो उसका कार्बोनेट बना देगा ये, ठीक है, और 2 NaCl बाहर कर देगा, और यहां पर क्या बना देगा? उसका कार्बोनेट और Na2SO4 बाहर कर देगा। खत्म कहानी, यही चाहते थे हम। हो गया हमारा पानी साफ। कार्बोनेट बैठ जाता है, याद क्या रखना है आपको। दूसरा क्लार्क्स मेथड करके काल्गन आएगा एक, हाँ, काल्गन्स मेथड। सेकंड बाय
काल्गन्स मेथड। अब पहले काल्गन मेथड में मैं काल्गन रिएजेंट बता दूं आपको। Na2P6O18, Na6 ले रहा है, Na6P6O18। अब इसके 2 सोडियम तो निकाल दो भैया बाहर, 4 को ही रहने दो। तो ये 2 सोडियम को रिप्लेस कौन करेगा, कैल्शियम या मैग्नीशियम? तो बात तो वही है। हाँ ठीक है, अब जरा रिएक्शन देखना। काल्गन्स रिएजेंट Na6P6O18 प्लस आपका मेटल का क्लोराइड, ये रहा मेटल, और इसके 2 हिस्से हैं, एक तो Na प्लस, 2 Na प्लस। वो दोनों Na प्लस किसके पास जाएंगे, क्लोरीन के पास, और 2 NaCl बाहर करेंगे, और एक है मेटल खुद M, वो किसके पास, वो किसके साथ जाएगा, Na4P6O18 के पास जाएगा। अरुण बात ठीक है, सॉल्ट बन गया हमारा, अलग हो गया, साफ हो गया, खत्म कहानी। अच्छा, अब ये तो था काल्गन्स मेथड। अब एक है आपका जियोलाइट, ठीक है, और एक है रेजिन मेथड। मैं देख लेता हूँ एक बार ये है कि एनसीईआरटी में आयन एक्सचेंज। हाँ, सिंथेटिक रेजिन्स मेथड। अब यहाँ पे आपका सिंथेटिक रेजिन क्या है, जियोलाइट, ठीक है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। Nowadays hard water is softened by using a synthetic cation exchanger. This method is more efficient than zeolite. ठीक है, अब जियोलाइट के साथ कौन सी रिएक्शन होती है, पहले मैं जियोलाइट वाली करके दिखाऊं तो अभी तो ये वाला समझ में आएगा। देखो, पहले तो हम आपको बताते हैं जियोलाइट होता क्या है। जियोलाइट सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, पहले एक बार ना चेक कर लो क्या चार्ज बराबर आ रहा है, +4 दोनों तरफ आ रहा है, शिवा दोनों तरफ +4 आ रहा है, तो आप ये कहोगे ये है सोडियम एल्यूमिनियम और ये है सिलिकेट। और सिलिकेट कैसा होता है, सिलिकॉन के साथ 4 ऑक्सीजन और चारों पर 1 माइनस का चार्ज। हमें पढ़ना भी है पी ब्लॉक में। इसको दूसरा दिखाने का तरीका क्या है, यह है सिलिकॉन, डॉट से सिलिकॉन को दिखाया जाता है। ऑक्सीजन ये रहा, एक ऊपर मतलब सरफेस से ऊपर, एक इधर ऑक्सीजन, एक इधर और एक इधर, ये प्लेन पर है तीनों, और एक प्लेन से ऊपर आ रहा है। जो ऊपर आ रहा है ना उसको हमने बड़े ओ से दिखा दिया, चारों पे ही 1 माइनस का चार्ज है। 4 सिलिकॉन के साथ 4 ओ जुड़े हैं 4 माइनस चार्ज के साथ। उन 4 माइनस चार्ज को बैलेंस करने के लिए मुझे 4 प्लस का चार्ज चाहिए, जिसमें से 3 दिया है एल्यूमिनियम ने, 1 दिया है सोडियम ने। और इसका अच्छा एग्जांपल है जियोलाइट का ZSM5, ठीक है। अब जियोलाइट को तो हम Z से दिखा देंगे, किससे दिखा देंगे। अब देखो, अभी मैंने आपको बताया जियोलाइट में एक सोडियम आयन होता है, बाहर बैठा हुआ है वो सोडियम आयन, ये रहा वो सोडियम आयन, उसके साथ एक Z है, NaZ लिख सकता हूं मैं। NaZ को मैंने रिएक्शन कराया मैग्नीशियम के क्लोराइड के साथ या मैग्नीशियम के सल्फेट के साथ। मैं आपको बार बार ये रिएक्शन में बताना क्या चाह रहा हूँ, मुझे क्लोराइड और सल्फेट हटाना है, मुझे वो जो कैल्शियम का आयन है मैग्नीशियम का आयन उसे फ्री करना है। कौन फ्री करेगा, ये सोडियम, 2 NaCl बाहर और MZ2। इससे ना आपको रिएक्शन में परेशानी नहीं होगी। यहाँ पे भी दो नहीं, Na2SO4 बाहर, MZ2, कोई दिक्कत। हम कर क्या रहे हैं, कैटायन एनायन का कॉम्बिनेशन समझ रहे हो ना, कोई मुश्किल नहीं है, समझ में आया पक्का। चलो आगे चलो। अब इसके बाद बारी आती है, हमने सल्फेट कर लिया, क्लोराइड कर लिया, हाँ ये कौन सा मेथड था आपका, जियोलाइट। अब रेजिन, अब सिंथेटिक रेजिन।
सिंथेटिक रेजिन मेथड में क्या होगा? इसमें मैं जिस चीज को लूंगा वो है आपका रेजिन। पहले तो ये देखो रेजिन है क्या। अब आप ऑर्गेनिक में पढ़ चुके हो आर यानी कि कार्बन की चेन और HSO3 यानी कि सल्फोनिक एसिड पढ़ चुके हो। दूसरा वो था आपका फंक्शनल ग्रुप और आर क्या है? एल्काइल ग्रुप। कोई दिक्कत? तो आप कहोगे अच्छा इस पूरे को ही ना इस वाले चैप्टर में हम आर कह देते हैं, ठीक है। अब इस RHSO3 के साथ कौन लगा हुआ है? Na, ठीक है। अब एनसीईआरटी की मर्जी, Na पहले लगा लो बाद लगा लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ रिएक्शन हमने कराई MCl2 की, तो मुझे क्या बाहर मिलेगा? 2 NaCl प्लस R M के साथ R2M या MR2, ठीक है। आसान है बिल्कुल। अच्छा एक बात बताओ, अगर जियोलाइट और इस वाली रिएक्शन को देखिए तो जियोलाइट में क्या था? Z और यहां पर क्या है? R। रिएक्शन में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब R Na प्लस MSO4, तो Na2SO4 बाहर, Na2SO4 और MR2 बाहर, खत्म। कौन सी रिएक्शन है? सिंथेटिक रेजिन मेथड। और एक है आयन एक्सचेंज मेथड। एक बार मैं चेक कर लेता हूं ये है कि नहीं। कहाँ है बेटा? हाँ, आयन एक्सचेंज मेथड को ही जियोलाइट से करा था इसने, ठीक है। अब बारी आती है डीमिनरलाइजेशन ऑफ वाटर। देखते हैं डी मिनरलाइजेशन है, एनसीईआरटी में है बेटा, मैं कराता हूँ। डीमिनरलाइजेशन ऑफ वाटर। अब इम्प्योरिटी देखो, पानी की इम्प्योरिटीज देखो। अच्छा पानी की इम्प्योरिटी में यह है देखना, कैल्शियम का आयन या मैग्नीशियम का आयन हार्डनेस में, उन हार्डनेस के साथ HCO3 माइनस HCO3 माइनस हेलोजन या सल्फेट है? बोलो। जितने भी कैटायन है वो H प्लस आयन से, और जितने भी एनायन है वो OH माइनस आयन से अगर रिप्लेस कर दूं तो मतलब मैं कैटायन एनायन को हटा के पानी ही दे रहा हूं, पानी ही डीमिनरलाइज कर रहा है इनको। तो ये क्या कहलाएगा आपका? डीमिनरलाइजेशन ऑफ वाटर। ठीक। अब देखो, अब एनसीईआरटी देखो क्या कह रही है। प्योर डीमिनरलाइज या डीआयनाइज्ड वाटर फ्री फ्रॉम द ऑल सॉल्युबल मिनरल सॉल्ट्स is obtained by passing waters successively through a cation exchange. cation कौन है भाई? H ion. And anion exchange. anion कौन है? OH ion. ठीक है। In this cation exchange process यानी कि H ion exchange सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, किसी भी आयन को निकाल देगा। डीमिनरलाइज्ड वाटर मतलब कोई मिनरल नहीं है, यानी कि क्या है? डिस्टिल्ड वाटर मिलेगा आपको उसके बाद। एंड अदर कैटायंस प्रेजेंट इन वाटर। This process results in proton release and thus make the water acidic, ठीक है। फिर उसके बाद हम करेंगे एनायन एक्सचेंज। देखो पहले तो इसने ये करा, कैटायन एक्सचेंज करा, अब एनायन एक्सचेंज कैसे करेगा? एनायन एक्सचेंज यानी कि OH माइनस आयन ऑफ एनायन लाइक Cl माइनस HSO3 माइनस या सल्फेट आयन को जो पानी में प्रेजेंट है उनको हटा देगा। उसके बाद जो H आयन और OH आयन लिबरेट होंगे वहां पे, वो तो खुद ही जुड़ के पानी बना लेंगे। The exhausted cation anion exchange resin beds are regenerated by the treatment with the dilute acid or alkali solution. Acid का मतलब आपका जिस जो एच प्रोड्यूस करे, alkali का मतलब जो आपका बेस प्रोड्यूस करे। कहानी खत्म। ये बात समझ में आई अरुण? ये बात समझ में आई? तो बात कर रहे हैं हम किसकी? हाइड्रोजन परऑक्साइड की। मेरी बात सुनना जरा। हाइड्रोजन परऑक्साइड है क्या? H2O2। अच्छा अब आप कहोगे भैया पहले तो आप हमें बता दो परऑक्साइड क्या होता है।
हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, हाइड्रोजन परऑक्साइड मतलब H2O2। ये परऑक्साइड क्या है बेटा? ऑक्सीजन 3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स में रहता है। एक होता है ऑक्साइड, मतलब ऑक्सीजन के ऊपर -2 का चार्ज। पर ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन के ऊपर -1 का चार्ज। सुपर ऑक्साइड मतलब 2 ऑक्सीजन के ऊपर -1 का चार्ज। इसका एग्जाम्पल है पोटाशियम का सुपर ऑक्साइड, रुबिडियम का सुपर ऑक्साइड या सीजियम का सुपर ऑक्साइड। इसका एग्जाम्पल है सोडियम का परऑक्साइड या हाइड्रोजन का परऑक्साइड। इसका जनरली ये यही दिखाता है। पानी ले लो या कोई सा भी ऑक्साइड ले लो, आपने बहुत सुना आयरन का ऑक्साइड FeO, Fe2O3, Fe3O4, ये सब आयरन के ऑक्साइड्स हैं। औरों के भी कई सारे ऑक्साइड होते हैं, कैल्शियम का ऑक्साइड, लेकिन पर ऑक्साइड्स कम होते हैं और सुपर ऑक्साइड भी कम होते हैं। कुछ सुपर ऑक्साइड पॉजिटिव भी है, यानी कि ऑक्सीजन कभी कभी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाता है, वो है उससे भी ताकतवर नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने वाला फ्लोरीन, उसके साथ ये पॉजिटिव बन जाता है, वरना कभी नहीं। FO या F2O2 ये डाइमर है उसका, या FO2। ठीक है, अच्छा ये बात समझ में आ गई। तो हाइड्रोजन का परऑक्साइड कौन है? H2O2। अच्छा, H2O2 का स्ट्रक्चर कैसा है? HOOH। और ये 2 फेज में पाया जाएगा, लिक्विड फेज में और वेपर फेज में, और दोनों के एंगल अलग होंगे। अभी मैं बताऊंगा कैसे कैसे एंगल बता। अभी तो ये दिखेगा ऐसा ही, लेकिन इनके बीच में जो प्लेन बनेंगे ना, इसके ऐसे प्लेन बनते हैं बेटा। ये देखो ऐसे, ये ऐसा लगता है जैसे ये लैपटॉप जैसा, ये और ये। थोड़ा और इसको, ये पता था ये लाइन सीधी हो जाएगी ऐसा। ठीक है, मैं अभी बना के दिखाऊंगा आपको, तो आपको दिखाई देगा, एनसीईआरटी में ज्यादा साफ दिखाई देगा। तो ये एंगल ना, अगर एंगल नजदीक आ रहे हैं तो गैसियस फेज है, और थोड़े दूर है तो लिक्विड फेज है। वो जाहिर सी बात है, दूर और नजदीक वाली बात है। ठीक है, अब जरा ध्यान देना। H2O2 का स्ट्रक्चर समझ आया आपको, है ना? अब इसमें बीच में जो 2 ऑक्सीजन है वो सिंगल बॉन्ड बनाए बैठे हैं, इसलिए परऑक्साइड है। डबल होता तो सुपर ऑक्साइड हो जाता है। ठीक, अच्छा अब H2O2 की स्टोरेज, ये बड़ी समस्या है। इसको स्टोर कैसे करें? पहली बात, H2O2 बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव है। कैसा है ये? तो इसको ना स्टोर जब करो तो इस बात का ध्यान रखना कि एक तो अप टू ब्रिम भरो। अप टू ब्रिम मतलब तली तक, टॉप तक, जो बॉटल है उसकी बिल्कुल टॉप तक। ये मान लो आपकी, हाँ यहां तक, क्योंकि ये रिएक्ट कर जाता है, क्योंकि ये रिएक्ट कर जाता है, तो इसको पूरा तली तक भरो। दूसरा, ये रिएक्ट करता क्यों है, इसके साथ ऐसा होता क्यों है, तो देखो जरा, बिकॉज इट रिएक्ट्स विद एयर। H2O2 अपने आप को तोड़ देता है H2O में और एक ऑक्सीजन रिलीज करता है, इसलिए ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। क्योंकि एक कैसा ऑक्सीजन दे रहा है? नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट का मतलब है ये अभी दूसरे ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड भी नहीं हुआ। वैसे तो नेसेंट का मतलब होता है अभी अभी पैदा हुआ, नवजात, वो यही होता है इसका मतलब असली। ठीक है, तो एक तो तली तक भरो, और स्टोरेज की और कोई खास बात, और कैसी स्टोरेज होनी चाहिए इसकी? डस्ट के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये उसके साथ एक्सप्लोजन करता है। एक्सप्लोजन का मतलब ये नहीं बम फटता है, उसके साथ रिएक्ट करता है, बड़ी जल्दी रिएक्ट करता है। ठीक है, उस डस्ट को ये ऑक्सीडाइज कर देता है। अच्छा अब मेरी बात सुनो, आपने कभी देखा है पेडिक्योर मैनिक्योर? उसके अंदर यही यूज होता है। 5 रुपए का H2O2 आपसे 500 रुपए लेके चले जाते हैं। ठीक है, और अच्छा कईयों ने देखा होगा, ये सर्जन भी यूज करते हैं, जब कभी जख्म सड़ जाता है ना, तो सर्जरी से पहले या जख्म उसको, या फिर उसको सिर्फ टाँके वगैरह लगाने के लिए, तो थोड़ा सा H2O2 डालते हैं, वो उसमें से झाग निकलने लगते हैं और उसको साफ कर देते हैं। ठीक है, और कान साफ करने के लिए भी यूज होता है। कभी देखा हो कान में वो डालता है और बहुत सारा झाग सा निकलता है, कहता है देखो कितनी गंदगी थी। वो कुछ नहीं था, वो वैक्स के साथ इसकी रिएक्शन थी। ठीक है, हमारे कान में वैक्स होता है।
हाँ, इसको किसी अच्छे डॉक्टर से साफ कराने चाहिए, खुद कारस्तानी नहीं करनी चाहिए। पता नहीं, ये मुझे नहीं पता कि ये टैटू वगैरह के बाद भी क्लिनजिंग एजेंट के तौर पे यूज होता है कि नहीं होता है, लेकिन ये काफी हद तक क्लिनजिंग एजेंट के तौर पे यूज होता है। ठीक है, अच्छा, और इसकी स्टोरेज में एक चीज और ध्यान रखनी है, हम इसके अंदर ना थोड़ी सी इथेनॉल ऐड कर देते हैं। ये इथेनॉल क्या करती है, अगर फिर भी थोड़ा सा ऊपर ये बचा रह गया तो उसकी रिएक्शन को स्लो डाउन कर देती है। ठीक है, न्यूट्रलाइज करने का काम करती है। अब एक बार एनसीईआरटी की भाषा पढ़ लेते हैं। और ये इसको सनलाइट भी मदद पहुंचाती है। एक चीज और लिख लो, इसको डार्क बॉटल में सील करना चाहिए। दूसरा, मेटल का कंटेनर या मेटल के वेसल में नहीं रखना, इसको आपको प्लास्टिक या वैक्स लाइंड ग्लास, ऐसी ग्लास की बोतल जिसपे वैक्स चढ़ा हुआ हो, उसके अंदर रखना है। ईयर का वैक्स अलग होता है, ये वाला वैक्स अलग है। ठीक है, अब देखो मैं इसको ढूंढता हूं कहाँ है। देखो बेटा, स्ट्रक्चर, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हैज अ नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर। एक प्लेन पे नहीं है, 3D स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है, लग रहा है ना, मैं कह रहा था ना लैपटॉप जैसा दिखता है। अब गैसियस फेज में कैसा देखियो बेटा, गैसियस फेज में एंगल बड़ा है और लिक्विड सॉलिड फेज में एंगल छोटा है। ये तो आपको पता ही है, सॉलिड फेज में थोड़ा ना। ठीक है, अच्छा, अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों है, क्योंकि ये O छोड़ता है। क्वेश्चन आ सकता है कि ये क्यों अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि H2O2 अपने आप को कन्वर्ट करना चाहता है H2O में। किसमें कन्वर्ट करना चाहता है, और एक नेसेंट ऑक्सीजन छोड़ता है। फिर इसने कुछ रिएक्शंस करा के दिखा रखे, ये रिएक्शंस हमने रेडॉक्स में पढ़ी थी, कोई बड़ी बात नहीं है। रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे यूज होता है, बस ये पढ़ लेना खुद ही, कुछ नहीं है। स्टोरेज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। H2 अपने आप को H2O2 अपने आप को H2 में कन्वर्ट करना चाहता है, इसलिए बड़ी जल्दी रिएक्शन करता है। H2O डिकम्पोज स्लोली ऑन एक्सपोजर टू लाइट। तो लाइट में जैसे ही एक्सपोज होगा ये रिएक्ट करने लगेगा, तो तुम क्या करोगे, डार्क बोतल में स्टोर करोगे। कैसी बोतल में, डार्क बोतल कैसी होती है, आपने शायद देखा होगा कई दवाई की बोतल जो होती है, आपने देखा होगा वो ना एक ब्राउनिश कलर की होती है, बहुत डार्क ब्राउन कलर की। ठीक है, देखा होगा सबने, बहुत नॉर्मल बात है। ठीक है, वो ज्यादातर वो होती है जो खांसी की दवाई होगी या, ठीक है, तो वो डार्क बॉटल की होती है। या आपकी मैं नाम याद नहीं आ रहा, बीटाडीन भी एक डार्क ब्राउन कलर की बॉटल में ही होती है। ठीक है, जिसके गरारे वगैरह करते हैं जब कभी गले में कुछ दिक्कत होती है, इन्फेक्शन होता है। इन प्रेजेंस ऑफ मेटल सरफेस और ट्रेसेस ऑफ एल्कली, अगर मेटल सरफेस इसको मिल गया या कोई बेस मिल गया तो फटाफट रिएक्ट करने लगेगा एल्कली। इन जो प्रेजेंट होता है ग्लास के कंटेनर में, ये रिएक्ट करने लगता है। द अबव रिएक्शन इज कैटलाइज्ड, और तेज हो जाएगी। तो आपको मेटल का इस्तेमाल नहीं करना, ग्लास का इस्तेमाल नहीं करना, आप किसका कर सकते हो, प्लास्टिक का या वैक्स लाइंड ग्लास का। इट इज देयरफॉर स्टोर्ड इन वैक्स लाइंड ग्लास और प्लास्टिक वेसल इन डार्क, अंधेरे में। ठीक है, डार्क का मतलब बता दिया मैंने आपको। यूरिया, थोड़ा सा इसमें अमाउंट में यूरिया ऐड किया जाता है स्टेबलाइजर के तौर पे। मैंने इथेनॉल बताया था, ये यूरिया बता रहा है। ठीक है, इसी का याद रखना आप। यूरिया क्या होता है, NH2CO NH2। ठीक है, पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमें मिला था, यूरिया। अच्छा जी, अब इट इज केप्ट अवे फ्रॉम द डस्ट, ये डस्ट से दूर रखना चाहिए, क्योंकि डस्ट के साथ रिएक्ट करके एक्सप्लोजिव हो जाता है और तेज हो जाती है रिएक्शन। इसके इस्तेमाल क्या है, सफाई के काम आता है, बॉडी की क्लींजिंग में काम आ सकता है, इंडस्ट्रियल लेवल पे काम आ सकता है, ये स्टील साफ करने का काम आ सकता है, काफी चीजों को सफाई के काम आता है मेरे हिसाब से तो। अब इसकी बात पढ़ लेते हैं। देखो, इन डेली लाइफ इट इज यूज्ड एज हेयर ब्लीच। ठीक है, अब आप कहोगे ये है क्या, जब भी आप कलर लाते हो तो एक कलर होता है, एक डेवलपर होता है, ये डेवलपर है। एज अ माइल्ड डिसइंफेक्टेंट, अगर कभी किसी के चोट वोट लग जाए तो डिसइंफेक्टेंट का काम भी करता है, उसके जो इन्फेक्शन होगा उसको कम कर देगा। एज एन एंटीसेप्टिक, ठीक है, इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल्स लाइक सोडियम परबोरेट। अब ये पढ़ते रहना खुद ही। ठीक है, और
इट इज यूज्ड ऑफ हाइड्रोक्विनोन का सिंथेसिस करने का काम आता है, ठीक है। टेट्रिक एसिड का, और देख लेना बेटा और कुछ काम की चीज है। इट इज एम्प्लॉयड इन इंडस्ट्री एज ब्लीचिंग एजेंट। मैंने बताया था ना, टेक्सटाइल को साफ करेगा, पेपर के पल्प को साफ करेगा, लेदर को साफ करेगा, ऑयल फैट, इन सबकी सफाई में काम आता है ज्यादातर। नाउअडेज ग्रीन एनवायरनमेंट के तौर पे भी हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। हैवी वाटर, ये क्या होता है? जैसे H होता है प्रोटियम, D होता है ड्यूट्रियम, ठीक है। ये H12 है, इसका मास 2 होता है, ठीक है। H12 याद रहेगा, ड्यूट्रियम। अच्छा, अब सारी रिएक्शन वैसी है जैसे H2O की थी। कैल्शियम, ये कैल्शियम कार्बाइड है, इसका बना के दिखाता हूं मैं, वैसे अभी 13 चैप्टर में आने भी वाला है ये। कैल्शियम कार्बाइड, ट्रिपल बॉन्डेड है कार्बन, ठीक है। कैल्शियम कार्बाइड D2O के साथ रिएक्ट कराया, आपको ये इस D को H मान के चलो, तो जैसे H2O के साथ रिएक्शन होती थी वैसी D2O के साथ रिएक्शन होगी, ठीक है। क्लियर है? अब इसकी रिएक्शंस देख लेना। अब हाइड्रोजन एज अ फ्यूल, हाइड्रोजन एज अ फ्यूल का मतलब क्या है? आपको पता होगा, रॉकेट में लिक्विड हाइड्रोजन यूज किया जाता है। हाइड्रोजन एज अ फ्यूल बहुत इकोनॉमिक है, सस्ता पड़ेगा। दूसरा, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत हाई है, ठीक है। तीसरा, इससे जलकर क्या मिलेगा? इसका पॉल्यूटेंट पानी है। पानी कोई पॉल्यूशन होता है क्या? पॉल्यूटेंट मतलब इसका ऑक्साइड, जो इसका जो बाहर मिलेगा कंबस्ट होके, वो पानी है। तो इसका पॉल्यूटेंट अच्छा है, मतलब हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और ये सस्ता है, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज्यादा है। बस नुकसान एक है कि इसको स्टोर करना मुश्किल है। पेट्रोल की गाड़ी फूटी तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, इसकी गाड़ी फूटी तो 2-4 गलियां साफ, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव है, ठीक है। इसलिए इसको स्टोर करना मुश्किल है, इसलिए ये अभी तक प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन में नहीं आ पाया। अगर स्टोर करना आसान हो जाएगा तो, मान लो किसी के पेट्रोल पंप में आग लग गई, ठीक है, तो आपने कहा भैया बहुत सारा नुकसान हो गया, 100 मीटर तक 200 मीटर तक आग फैल गई, ये तो शहर ही साफ हो गया, पहले था कभी शहर। हाइड्रोजन फटा, अब वो, हाँ, अब वो इतिहास में चला गया। तो ये दिक्कत है, ये जरूर पढ़ना आपको, हाइड्रोजन इकोनॉमी, ठीक है, कि इसके क्या फायदे हैं। और ये बेकार की बातें नहीं, ठीक है। बस अब इन चीजों का पढ़ना, और उसके बाद पे आपका ये चैप्टर थियोरेटिकली